तो अभी क्या हुआ है कि यूसुफ पठान साहब के पास में एक रिक्वेस्ट गई थी कि अभी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद में डेलीगेशंस जा रही हैं बाहर देशों में, ये समझाने की कैसे पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है और कैसे वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है बहुत ज्यादा इस वजह से। और इस भारत का जो डेलीगेशन जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के पास अच्छे खासे एविडेंस और प्रूफ अवेलेबल है इस बार के बहुत सारे टेररिस्ट ऐसे हैं जिनकी फोटोज और वीडियोस ये सब चीजें जो है वो पाकिस्तान से निकल के आई हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो डेलीगेशन में हालांकि इंडियन गवर्नमेंट चूज करती है, पर हमेशा ये जरूरी नहीं है और ये बहुत ज्यादा कोई ऑफिशियल चीज नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडियन गवर्नमेंट भेज रही है, स्पीकर भी चूज कर सकता है बंदे, और इंडियन गवर्नमेंट ने 50 से ज्यादा एमपीज को चूज करा है कि आप जाओ और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करके आओ। इसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट के लोग हैं, सिर्फ बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के सारे लोग मिलके जा रहे हैं। असाउद्दीन ओवैसी जो बहुत ज्यादा एक हाईलाइटेड नाम सामने आता है वो जा रहे हैं। उन्होंने तो काफी मजाकिया अंदाज में ये भी बोला कि मैं तो ब्रदर इन लॉ हूं पाकिस्तान का, तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा और मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूं इस चीज में, और वो जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के शशि थरूर जा रहे हैं, एनसीपी एसपी की सुप्रिया सुले जा रही है। ये मैं वो नाम बता रहा हूं जो बीजेपी की तरफ से नहीं है, मतलब बीजेपी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। डीएमके की भी एक लीडर जा रहे हैं, तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी, और बीजेपी के फेवर में काम नहीं करती। तो ये सारे लोग जा रहे हैं और इसके साथ में ऐसे ऐसे एमपीज 50 एमपीज के आसपास हैं, क्योंकि कंट्रीज बहुत ज्यादा हैं तो रिप्रेजेंट करने के लिए लोग भी ज्यादा लगेंगे, ज्यादा मेहनत लगेगी। एट द सेम टाइम ये न्यूज बाहर निकल के आई कि यूसुफ पठान को भी यहाँ पे इस डेलीगेशन में इनवाइट करा गया था कि आप भी जाओ, जो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, तृणमूल कांग्रेस। लेकिन यूसुफ पठान ने इसको रिजेक्ट कर दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दी कि टीएमसी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एग्री नहीं करती कि यूसुफ पठान जाए। इसका रीजन यह है कि सेंटर ने अपनी तरफ से ही सेलेक्ट कर लिया यूसुफ पठान को, और टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को या उसका जो हाई कमांड है उसको पूछा नहीं, उससे बातचीत नहीं करी। पहली चीज तो यह है कि चलो ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट ने बातचीत नहीं करी। अगर आप चाहते तो आप ऐसा कर सकते थे कि यूसुफ पठान साहब को भेज देते और बाद में ये वाली बात बोल सकते हो, भेजने के लिए हाँ भर दो, उसके बाद आप कह दो कि भाई बीजेपी जो है वो ऐसे ऐसे कर रही है, ये भी गलत है, और वो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी से परमिशन नहीं ले रही और हमारे एमपी को डायरेक्टली अप्रोच कर रही है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। वो ये भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना करवा दिया। इसके क्या रीजन है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई इस टाइम पे हमारी सबकी यूनिटी होने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि हर जो छोटा छोटा मूव आप करते हो ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या एमपी मूव करता है, उसको पाकिस्तान, चाइना बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं, और इसे ही बोलते हैं वल्नरेबिलिटी को ट्रैक करना। वल्नरेबिलिटी जहां पे होगी वहीं पे वो पहुंचते हैं इंडिया का फायदा उठाने के लिए। वल्नरेबिलिटी शो नहीं करनी होती ऐसे टाइम पे, जिसको इनवाइट गया वो जाना ही चाहिए, ताकि क्योंकि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बीजेपी या गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे बीजेपी की। खैर टीएमसी ने ये क्यों किया इसके बारे में बाद में आएंगे। फिलहाल असाउद्दीन ओवैसी का स्टैंड जो है वो बहुत ही क्लियर है और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा सही से वो सामने आए। असाउद्दीन ओवैसी ने क्लियरली, जो मेरे को इंटरनली लगता है, मुझे लगता है, मेरा एनालिसिस है, मेरा ओपिनियन है, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा कि आप मानो, कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी इन सेंटर की अच्छी खासी उन्होंने जो है कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करी होगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, जब उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार टेररिस्ट कैंप्स पे एयर स्ट्राइक करी थी उस टाइम पे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन जो बनाया होगा वो असाउद्दीन ओवैसी के साथ ही बनाया होगा, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि असाउद्दीन ओवैसी जो है वो मास लीडर है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि पूरे इंडिया में नहीं करते पर ठीक ठाक करते हैं। सोशल मीडिया पे उनकी जो प्रेजेंस है वो अच्छी खासी है, और ऐसे टाइम पे जहां आपके पास टाइम कम हो, सोशल मीडिया पे जिसकी ज्यादा अच्छी प्रेजेंस हो, टीवी मीडिया पे हो, उसको ही आप चूज करते हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी इस टाइम गवर्नमेंट में, और कोई रीजन नहीं है। तो उन्होंने इंटरनली सबसे कोऑर्डिनेशन बनाते हुए असाउद्दीन ओवैसी से भी कोऑर्डिनेशन बनाया होगा कि भाई इस टाइम पे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और असाउद्दीन ओवैसी को भी ये बात समझ में आई होगी कि भाई इस टाइम नेशनलिस्ट होने की जरूरत है और मेरा ज्यादा बोलने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे आपके देश में, जब आप बाहर के कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो, एयर स्ट्राइक वगैरह कर रहे हो, आपके देश में शांति रहे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। ऐसे टाइम पे असाउद्दीन ओवैसी का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई लिटरली अप्रिशिएट दिस पार्ट ऑफ असाउद्दीन ओवैसी, लिटरली अप्रिशिएट अ लॉट। और उन्होंने जो है अपना नेशनलिस्ट नरेटिव को इस टाइम पे पुश किया। खैर इसमें ओवैसी साहब का भी फायदा ही है फ्यूचर के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 10-20 सालों में, 30-40 सालों में जितने भी साल की पॉलिटिक्स चली है ओवैसी साहब की, उसमें ये एक चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर आप इसी तरीके से बीजेपी को अपोज करते रहोगे हर मुद्दे पे, हर मामले पे, तो ये जो वोट बैंक है ना, ये हिंदू मुस्लिम वोट बैंक ही बन के रह जाएगा। आपको नेशनलिस्ट लीडर
बन के सामने आने में आप इंडिया की सेंटर पॉलिटिक्स में आते हो और फिर जाके आप अपनी जो रीच है उसको बढ़ा सकते हो, क्योंकि ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी की जो रीच है वो हैदराबाद से ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, ये हमें सबको अच्छे से पता है। और अगर आपको नेशनल लेवल का लीडर बनना है तो आपका जो नैरेटिव है वो सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए मैं लड़ता हूं, इससे ज्यादा अच्छा तब होगा कि मुस्लिम्स के लिए मैं स्टैंड लेता हूं, एट द सेम टाइम मैं प्रो इंडिया हूं, इंडियन नेशनलिस्ट हूं। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो है टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी एक्टिविटीज होती है ना, उसका एक वन ऑफ द रीजन ये रहता है कि वो किसी भी तरीके से पावर में बने रहना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल की थोड़ी सी हिस्ट्री आप खंगालोगे ना, तो वेस्ट बंगाल में जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूल करने आई वो यूजुअली अपने जो है 10 साल से ऊपर निकाल देती है, मतलब कि वो रूल कर लेती है उतने टाइम तक। उसके बाद जब वो चेंज होती है ना, फिर उसका बहुत ही गंदा डाउनफॉल आता है और वो वापस पावर में आ ही नहीं पाती। इस टाइम पे टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है और काफी लंबे टाइम से पावर में है, इसलिए क्योंकि उसका जो 2 हिस्से है ना वोट बैंक के, 2 हिस्से के अलावा और भी हिस्से होंगे छोटे छोटे, लेकिन 2 हिस्से हैं। एक ये है कि वेस्ट बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक जो है उसको टीएमसी ने अच्छा खासा उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। ये वोट बैंक हालांकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इन दोनों में भी बढ़ सकता था, लेकिन आज की डेट में ये नहीं बढ़ता। आज की डेट में ये टीएमसी के पास अच्छा खासा जाता है। और टीएमसी ये बहुत अच्छे से जानती है कि बीजेपी के साथ जो हमारा इलेक्शंस पे चल रहा है, इस टाइम पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इलेक्शंस में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वोट बैंक बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, बहुत ही कम डिफरेंस होता है टीएमसी के वोट परसेंटेज में और बीजेपी के वोट परसेंटेज में। और एक मौका, एक चांस जिसमें मुस्लिम वोट बैंक जो है वो डिवाइड हो, वो टीएमसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर से हटा सकता है और वहां से दिक्कत आनी शुरू होती है। अगर मुस्लिम वोट बैंक एक बार डिवाइड हो गया, उसके बाद जो बाकी वोट बैंक है वो वोट बैंक टीएमसी का बहुत ज्यादा लॉयल इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं। वो जो लोग हैं, चाहे वो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव हों, प्रधान हों, चाहे वो वार्ड मेंबर हों, चाहे वो एमएलए हों, या उसके अलावा जितनी भी पॉलिटिकल चीजें। अब आपने आरजी कार हॉस्पिटल का इंसिडेंट देखा था, इतना ज्यादा करप्शन की चीजें वहां पे सामने आई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो करप्शन स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लोगों के सपोर्ट के बिना चल रहा हो। कुछ ना कुछ तो पॉलिटिकल पावर उसमें लगती है। पर इस जो ये पर्टिकुलर वोट बैंक है ना, जो अच्छे खासे साइज का होता है, इस वोट बैंक की कोई लॉयलिटी नहीं होती। अगर पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई तो ये उनके साथ हो जाएंगे, या तो पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे सिस्टम में फायदा उठाने वाले बिजनेसमैन, पंचायत, पॉलिटिकल लीडर्स, इन सब में से या तो कुछ को जेल में डालेगी या कुछ को हटा देगी पावर से, कुछ का बिजनेस ठप कर देगी, या फिर जो बचे कुचे होंगे उन्हें अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काम करवाना शुरू कर देगी और उससे जो है वो वोट बैंक लॉयल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो बचता सिर्फ एक ही है, वो है मुस्लिम वोट बैंक जो बिल्कुल लॉयल है। वो टूट गया तो खेल खत्म। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि इंडिया में, मैं ज़्यादा कोई खास संख्या नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन ऐसी रहती है जो पाकिस्तानी सिंपैथाइजर है, काइंड ऑफ, और कोई भी इस वोट बैंक पे रिस्क लेना चाहता नहीं। और वेस्ट बंगाल में इस वोट बैंक पे रिस्क लेना मतलब बहुत ही डेंजरस चीज़ है पावर में न रहने के लिए। पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी है, एक बार आप उसके अंदर आ गए, आपका कोई ईमान धर्म नहीं बचता, आप सिर्फ अपनी कुर्सी बजाने की कोशिश करते हो। और वेस्ट बंगाल का ये सिस्टम बहुत ही परमानेंट है। कांग्रेस ने 30 साल तक रूल किया था, वैनिश हो गई। आज जो है कांग्रेस की सीट्स आप वेस्ट बंगाल में जाके देख सकते हो। लेफ्ट ने वहां पे 34 साल तक रूल किया था, वो गायब हो गई। आज उसकी सीट्स आप जाके देख सकते हो। टीएमसी पॉलिटिकल के पास कोई खास कोर आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ पावर में रहना है और उसके अलावा जो भी वो स्ट्रेटेजीज लगाते हैं वो है। जैसे हर किसी की अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। एट द सेम टाइम और भी कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो नहीं पूछे जाने चाहिए। जैसे राफेल के सवाल पूछे जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ अच्छे नहीं है यार, क्योंकि आप अपने देश से राफेल के सवाल कैसे पूछ सकते हो जबकि सेम ही सवाल आपका एनिमी कंट्री पूछ रहा है। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वरना लोग सोचते हैं कि मैं एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन काम ही ऐसे है यार। अगर आप इंडिया में नेशनलिस्ट नहीं हो तो फिर क्या फायदा है आपका। अब एट द सेम टाइम एक एक्सक्यूज आ सकता है इस पॉइंट पे कि भाई यूसुफ पठान जो है वो क्रिकेटर रह चुके हैं, तो उनको इतनी एक्सपर्टाइज नहीं है कि टेररिज्म कैसे बढ़ा, क्या हुआ पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट। ये एक्सक्यूज बहुत ही ज्यादा गंदा है अगर कोई भी देगा पब्लिक से उठ के। अगर वो ऐसा एक्सक्यूज दे रहा है तो फिर उसको ये समझ लेना चाहिए कि जिस दिन पॉलिटिशियंस उसको बेवकूफ़ बनाएं, उसके यहाँ पे करप्शन करें और उसको नुकसान हो, उसको सर्विसेज ना मिले, तो उस दिन वो बहाने ना दे। क्योंकि अगर एक क्रिकेटर उठ के एमपी की सीट ले सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो उसी दिन से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है, वो क्रिकेटर से ज्यादा। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ही पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। और अगर आप इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते, वो भी इन्वाइट करने पे, ये भी नहीं कि आपको जबरदस्ती आगे से वॉलंटियर करना है, आपको इन्वाइट किया गया है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो दिक्कत है, फिर तो सवाल पूछे जाएंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, मैंने एक चीज बहुत नोटिस करी है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो नेशनलिज्म को बहुत हल्के में लेती हैं।
उन्हें लगता है कि अगर दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो इंग्लिश में बोलते हैं और काइंड ऑफ लिबरल्स हैं, तो वो उनको इलेक्शन जितवा देंगे, क्योंकि पार्टी में वाइन का गिलास पकड़ के और बातें करने से ही सिर्फ इलेक्शंस होते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन टू अ लार्ज एक्सटेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इंडिया की पॉपुलेशन नेशनलिस्ट है। आज भी अगर आप सेंटर की पॉलिटिकल पार्टी हो, स्पेशली काइंड ऑफ कांग्रेस में ये चीज़ दिखाई दे रही है, और उसके बाद अगर आप नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करते या फिर नेशनलिज्म को अपना इंपॉर्टेंट नरेटिव नहीं मानते, तो आप इंडिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होने वाले। हमारा देश आज भी मिडिल क्लास में बसता है, आज भी गांव में बसता है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी नेशनलिस्ट है। जब हम बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, जैसे दिल्ली एनसीआर की मैं बात लूँ, दिल्ली में 7 सीटें थी, बीजेपी ले गई। उसके चारों तरफ एनसीआर में गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सारी जगह पे बीजेपी सीट्स ले गई। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को आप बहुत ज़्यादा पुश कर दोगे। नेशनलिज्म एक वन ऑफ द पॉइंट बनता है जो अर्बन पॉपुलेशन को बीजेपी को वोट करने के लिए काइंड ऑफ कन्विंस कर लेता है। और बहुत अजीब बात है कि पॉलिटिकल एनालिस्ट इन पॉलिटिकल पार्टी के बैठे करते क्या है, क्योंकि नेशनलिज्म तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया में, और यूसुफ पठान का डेलीगेशन में ना जाना ये तो बहुत ही ज़्यादा फायर बैक कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या नहीं थी, गॉड नोज।